ऐसे होता है कि कोई जागी जा रहा है रात के 4 बजे तक और फिर सोई जा रहा है, फिर सोई जा रहा है दिन के 4 बजे तक, दिन सारा तो ये बनाना रिपब्लिक बनाना होम का कॉन्सेप्ट है या क्या है? बनाना होम कि ना जागने का टाइम ना सोने का टाइम, और क्या क्या रूल्स है? खाना किचन से नहीं खाना, अच्छा भला खाना पका हुआ है किचन में तो रात 2 बजे ऑर्डर करना और फिर दरवाजा नॉक करके बाय वन गेट वन फ्री लेना। सर फिर मामी अबू को जगाना के पैसे दें, वो मैंने मील मंगवाया था। सर मुझे एक नौजवान रिकवरिंग पेशेंट ने जिनसे दोस्ती है, उन्होंने बताया कि मैं इतने तवातर से मेरे घर होम डिलीवरी खाना देने वाले आते थे कि अगर कभी पैसे नहीं भी मैं देता था ना तो वो कहते थे कि आ जाएंगे कोई बात। ये जो बनाना रिपब्लिक की टर्म इस्तेमाल की जाती है मुल्कों के लिए, और कभी कभी ये भी रेफर किया जाता है कि हमारा मुल्क भी कहीं खुदा ना खास्ता बनाना रिपब्लिक ना बन जाए, तो क्या खराबी है बनाना रिपब्लिक बनने में, बनाना मुल्क बनने में, बनाना रिपब्लिक कंट्री बनने में और बनाना रिपब्लिक होम बनने में? क्या प्रॉब्लम है? ठीक नहीं है कि जो बंदा जो दिल चाहे करी जा रहा है, लाल बत्ती कट्टी जा रहा है, जो मर्जी करी जा रहा है। एक इलेक्शन हुआ डस्का में, शायद आपने थोड़ी बहुत खबरें देखी हो सर। बहुत उन्होंने जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे 23 और उनके जो साथी थे, और सारे नहीं चुक लिया, सारे ने चुक के ले गए उन्होंने वोटा समेत ते बैगा समेत, और सवेरे 6 बजे उनको छोड़ा सारा काम करके और कहा जाके कहो कि हमें नींद आ गई थी, हम कहीं सो गए थे या धुंध बहुत ज़्यादा थी। और इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट कॉल्ड ऑफ कर दिया है और कहा है कि ये रोक लिया है नतीजा हमने, अब देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। आपके ख्याल में जो अवेयर हैं इस वाक़े से, तो क्या लगता है कि आगे क्या होगा? कोई भी नहीं होगा, क्योंकि 23 पोलिंग स्टेशनों के अमले को उठा लिया गया उनके वोटों समेत, और बाद में वोटों में रद्दोबदल करके उनको थैले थमा के कहा कि जाओ अब पेश हो जाओ जी। तो वो जो नया रिजल्ट है वो ये होगा कि जो हारे हुए हैं वो जीत जाएंगे और जो जीते हुए हैं वो हार जाएंगे, ये होगा ना? अच्छा, तो वो ये सारा उन्होंने इसलिए तो नहीं ना किया था कि बाद में दोबारा इलेक्शन कराएं या जीते हुए को जितवा दें और हारे हुए को हरवा दें। तो उन्होंने पहले बंदोबस्त एक तो ये किया होगा कि जो प्रिजाइडिंग का अमला है वो लगाते हुए भी सोचा होगा कि किन्नू लाना है तो किन्नू नहीं लाना, किन्नू चौधरी लाना है तो जो इधर तो ये चीज जो है कि उन्होंने इसलिए तो नहीं किया था ना कि बाद में इसको अनडू करना है, तो रिजल्ट आ जाएगा कि जो हारे हुए हैं वो 7000 वोटों से जीत गए और जो जीते हुए हैं वो खप डालते रहेंगे कि धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई, और लाइफ विल गो ऑन, लाइफ विल गो ऑन। और उधर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती रहेगी कि वोट ओपन होना चाहिए कि वोट क्लोज होना चाहिए, और वो कई दिन से इस बारे में सारे बैठ के हमारे खर्चे पे फैसला कर रहे हैं। नतीजा उसका ये कि हालात ख़राब रहेंगे, आप और मैं गिले शिकवे करते रहेंगे और हमारा मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा रौले रप्पे में, और लोग महंगाई का रोना रोते रहेंगे, लोग करप्शन का रोना रोते रहेंगे, करप्शन भी वहीं रहेगी, महंगाई भी वहीं रहेगी। थिंग्स विल नॉट चेंज if we keep the banana republic a banana republic, things will not change. And if we keep the banana home a banana home, if we keep the banana home a banana home, तो क्या होगा? घर नहीं चलेगा, एडिक्शन का मसला हल हो जाएगा, बनाना होम में एडिक्शन का मसला हल हो जाएगा। एडिक्शन तो मौज करेगी, तो बनाना होम के 2 सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? 2 बातें जो कि बनाना होम को, अब बुरा ना मनाइएगा, हम इलाज कर रहे हैं और हम यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें करने नहीं आए, हम इलाज के लिए आए हैं, हमने तकलीफ से निजात पानी है, हमने बीमारी से निजात पानी है। तो एक बनाना होम की निशानियाँ क्या है? 2 निशानियाँ, बस 2 मशहूर है।
अनेबलिंग और प्रोवोकिंग। बनाना होम की बस दो निशानियां हैं, अनेबलिंग और प्रोवोकिंग। अनेबलिंग और प्रोवोकिंग दो बातें हैं जिससे हमारा घर बनाना होम बन जाता है। बनाना होम का मतलब पिलपला, नरम, या बनाना के छिलके पे पाँव आए तो क्या होता है, ये दिस इज व्हाट बनाना। और कहीं ना कहीं जो बातें हम आपको कहते हैं वो आपका माइंड तो रजिस्टर करता है पर ब्रेन रजिस्टर नहीं करता। मेरे पास एक लड़का लड़की आ रहे हैं जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई, लेकिन उनकी फैमिलियां चाहती हैं कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन वो कुछ अरसे से मिलते मिलाते हैं और रोज़ाना वो सोचते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, या फिर सोचते हैं कि नहीं एक दूसरे के लिए ठीक हैं, और कभी वो रिकंसाइल करते हैं और कभी वो ब्रेकअप करते हैं और कंफ्यूज हैं। और मेरे पास वो इसलिए आ रहे हैं कि वो इस कंफ्यूजन से निकले। प्लांटेड लव कह सकते हैं, माँ बाप ने प्लांट किया था। बाज़ औक़ात माँ बाप बड़े साइंसदान बनते हैं तो वो प्लांट कर देते हैं लड़की लड़के। एक्सपेर 1.25 साल नहीं, 1.25 साल से वो मिल मिला रहे हैं। मेरे पास कोई महीने से आ रहे हैं। मेरे पास आते आते वो बीच में ब्रेकअप कर जाते, पास आते आते ही बीच में वो रिकंसाइल कर लेते हैं। और आज मेरे पास लड़की आई थी काउंसलिंग के लिए, और उसने बताया कि कल हमने ब्रेकअप किया है। कल हम पूछते हैं सारा। मैं वैसे कुछ और बात बता रहा हूँ, कुछ और चीज़ की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि कल सडनली उनकी अम्मी ने काउंसलर का रूप धार लिया। लड़की की वालदा ने कहा कि मैं काउंसलर हूँ, मतलब अपने आप को काउंसलर का रूप धार लिया, और कहा कि मैं लड़के को बुलाना चाहती हूँ चाय पे, जहाँ लड़की भी आए। लड़की अपने फादर के पास रहती है, माँ और बाप की सेपरेशन है, और लड़की को भी बुला लिया, लड़के को भी बुला लिया। लेकिन जिन माँ बाप की सेपरेशन है उनका आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। जो माँ बाप हैं उनका आपस में बहुत अच्छा तालमेल है। उनकी डिवोर्स को 20-22 साल हो गए हुए हैं, और वो एक दूसरे के साथ बहुत डिसेंटली बातचीत कर लेते हैं। बच्चों की वजह से नेचुरली उन्होंने दी, अपनी वजह से कोई भी नहीं, बच्चों की वजह से, बच्चों की वजह से, बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से। अमेरिका में ये बहुत है कि जिनकी आपस में डिवोर्स हो जाती है तो वो मियाँ बीवी एक दूसरे पे गोलाबारी नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और सलाह मशवरा करके बच्चों के मामलात हल करते हैं। और वो आम तौर पर मिलते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ और लोग भी मौजूद हों, पब्लिक प्लेसेस पे मिल लेते हैं जहाँ और कॉमन फ्रेंड्स मौजूद हों, तो वो एक दूसरे को काट खाने को नहीं दौड़ते और एक दूसरे को पत्थर नहीं मारते। तो वालदा ने सडनली सोचा कि अच्छा, अभी कोई ब्रेकअप का कोई सीन नहीं था, लेकिन वालदा ने दोनों को बुलाया। 90 मिनट में दोनों ब्रेकअप करके फारुग हो चुके थे। तो आज जब लड़की मेरे पास आई तो अब वो इसलिए आई कि ब्रेकअप तो मेरा हो गया, तो हुण तुसी मैनू दसो कि मैं किस तरह अपने आप को स्टेबल करा, तो मैं अपने आप को कैसे नॉर्मलाइज करूं। रात से मैं कभी हंस रही हूं, कभी मैं रो रही हूं, तो मैं चाहती हूं कि ब्रेकअप ही रहे, तो आप मेरी मदद करें। मैंने कहा कि मेरे ख्याल के मुताबिक ब्रेकअप कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं स्टेक होल्डर हूं उसमें। जब से आप दोनों मेरे पास आना शुरू हुए हैं तो आपके इस मामले में आप दोनों स्टेक होल्डर हैं, मैं भी स्टेक होल्डर हूं। तो मेरे को पूछे बगैर तुसी किवें ब्रेकअप कर लेंदे हो, तो किवें रिकनसिलिएशन कर लेते हैं। 14 तारीख को वैलेंटाइन वाले दिन जब उनको मैंने को बुलाया डिस्कशन के लिए, तो उसके नतीजे में वो वैलेंटाइन वाले दिन ही, स्पेशली छुट्टी वाले दिन, मैंने आके उनका एक सेशन किया जो कि ज़रूरी था, और जिसके नतीजे में लड़के ने कुछ ऐसी बातें की जो तकलीफ देने वाली थी। लड़की रो पड़ी और उठ के तो वॉकआउट करके चली गई। वो चली गई। ये आपके काम की बातें हैं, ये मैं कहानियां नहीं सुना रहा, आपके काम की बातें हैं, समझना इनको। लड़की आंसू बहा के 2-4 तो कहती मैं चलती हूँ। मैं कहा ठीक है जाओ।
और जब वो चली गई तो पीछे मैंने लड़के को समझाया बुझाया कि ये तुमने क्या किया है, व्हाट डू यू डू, क्या करते हो तुम उसको कह रहे थे कि तुम कोल्ड हो, तुम पता नहीं क्या हो, रिजिड हो, इस किस्म के। और लड़के को समझाया तो उसने कहा हाँ वैसे मुझसे गलती हो गई है, तो अच्छा अब क्या करूं। मैं कहा अब जाके सो जा, और क्या हो सकता है। लड़के ने अंदर आने से पहले अपने ड्राइवर को एक फूलों का गुलदस्ता दिया था कि जब वो लड़की आए काउंसलिंग के लिए थोड़ी देर के बाद, तो ये तुम उसकी गाड़ी में रखवा देना। तो लड़का पहले मेरे पास आया और लड़की थोड़ी देर के बाद आई। लड़की पहले निकल गई, तो जब वो गई तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी में एक फूलों का गुलदस्ता पड़ा है। तो उसने ड्राइवर से पूछा कि ये कहाँ से आया, तो उसने कहा कि ये वो उधर से आया। तो घर पहुंचते पहुंचते लड़की का दिल इतना बदल गया कि उसने अपनी माँ के जरिए मुझसे पूछा कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको मिलने चली जाऊं, तो मैं मिलने चली जाऊं, जो अभी अभी ब्रेकअप करके गई थी। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं मिलने से कैसे रोक सकता हूँ, आपको ज़रूर जाओ। टेलीफोन पे मैंने उसकी वालदा को कह दिया, उसने आगे कह दिया और वो चली गई। तो अब लड़का जो कि पहले शर्मिंदा था, उसको लगा कि मेरे पीछे मनान आ गई है, तो लड़का जो है थोड़ा कर कहता मैंने शर्तां शुरतां कोई मंजूर नहीं ताड़ियां, तो मेरे नाल जिंदगी गुजारनी है, तो शर्तां शुरतों वाला कोई मामला नहीं है, बनाना रिपब्लिक होगी जहाँ जो दिल करेगा करेंगे। लड़की का कहना सिर्फ ये था, लड़की की शराइत दो थी जिस पे बात चल रही थी, और एक शर्त ये थी कि लड़का जो है मूड को संभाले, उसका मूड खराब रहता है, जब भी पूछो क्या हाल है तो कुछ नहीं ऐसे ही। वैसे बड़ा हैंडसम लड़का है, बहुत फर्स्ट क्लास है, ठीक ठाक है, लेकिन मूड के मसाइल रहते हैं। तो एक तो लड़की चाहती है कि वो अपने मूड को संभाले, मूड को और नजला मेरे ऊपर ना गिराए, हर वक्त ये ना कहे कि तुम मेरा मूड संभालो, तुम मुझे खुश करो। ये होता है ना लोगों का। कोई लड़की को ब्याहते हुए माँ बाप कहते हैं लड़की तुम दे रहे हैं, एनू खुश रखना, ए अपा हजे बेचारी एनू खुश रखना, करते हैं ना इस तरीके। खुद खुश नहीं रह सकती, वो खुद खुश नहीं रह सकती है, इन्हें खुश रखना। जैसे किसी को नजर कम आता हो तो कहते हैं इन्हें ऐनक लगा देना, चलो। तो वो कहता है, एक तो उसको लड़की को इतराज है कि इसका मूड और मिजाज के मसले हैं, दूसरे मसले ये हैं कि इसके दोस्त जो है ना वो ड्रगी हैं, वो ड्रग्स करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और पार्टियाँ शार्टियाँ करते हैं, और ये भी करता है तो दोस्त आते हैं, पर ये ड्रग नहीं करता, ये अल्कोहल नहीं लेता, और ये बस उनको देखता है, ये उनको देखता है। ठीक, यानी बहुत सारे मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो घर में पार्टी करते हैं, अल्कोहल पेश करते हैं, खुद अल्कोहल इस्तेमाल नहीं करते, अपने मेहमानों के मनोरंजन के लिए अल्कोहल पेश करते हैं। जैसे मैं अब चाय नहीं पीता, लेकिन लोगों को मैं सर्व कर लेता हूँ चाय। एक ही बात है, एक ही बात है। देखे ना, मैं चाय नहीं पीता, नुकसानदेह समझता हूँ, लेकिन लोगों को ऑफर कर लेता हूँ, तो मुझे कोई गिल्ट खास फील नहीं होता, लोगों को होता है। देखो, कोई चीज़ आम हो जाए, मिसाल के तौर पर लाल बत्ती काटना, तो सारी काट लेते हैं लाहौर में लाल बत्ती, दुबई में कोई नहीं काटता, तो फिर ठीक है लाल बत्ती काटना। तो चाय भी एक मूड ऑल्टरिंग ड्रग है। आपकी हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की, और आप अपने मूड को सेट करने के लिए आप चाय पी लेते हैं, और टीवी पे इश्तिहारों में वो दिखाते भी हैं कि बीवी खामद को कह रही है कि मुझे मैके का चक्कर लगवा लाओ, और वो कहता है थका हुआ हूँ ये वो, फिर वो एक चाय पेश करती है टपाल, और उसके बाद खामद कहता है कि बेगम वो उठो, तैयार हो, चलते हैं। तो मूड बदल जाता है ना। तो जो मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स होती हैं वो सब एक ही जैसी होती हैं। तो एक तो लड़के के दोस्तों पे एतराज़ है उसको कि ऐसा माहौल नहीं ठीक तेरा, तेरे सारे दोस्त जेड़े ने ना वो पुट्ठे नहीं, और वो जो लड़का है वो समझता है कि मैं तो नहीं करता ना, लड़की से लड़का कहता है मैं तो नहीं करता ना, तो ये क्यों करता है। वो कहता है तो आज ही तू मेरे दोस्तां ते एतराज करन लग पई है, तो फिर अगे की होएगा। ठीक, तो इस तरह की कहानी चल रही। तो जब वो लड़की घर गई उठ के वैलेंटाइन वाले दिन, और गाड़ी में गुलदस्ता था, तो अंदर आंसू
चलाते चलाते वो बाहर निकली है तो गुलदस्ता देख के उसका दिल जो है इरादा बदल गया। तो वो जब घर पहुंची नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी गाड़ी में अपनी बेगम के साथ वैलेंटाइन के नज़ारे देखने के लिए गया कि शहर में क्या हो रहा है। तो हम दोनों गाड़ी में गए, तो यहाँ से गुलबर्ग नहीं पहुँचे कि उनकी वालदा की कॉल आ गई कि वो कहती है कि मैं मिलने जाना चाहती हूँ। मैं कहा पहले को मन पूछ के मिल दी, ज़रूर माशाल्लाह मिलो। इनफैक्ट उसको नहीं जाना चाहिए था और मुझे कहना चाहिए था कि मत जाओ, अभी तो तुम रो के गई हो उसके हाथों, नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो जब लड़की गई तो लड़के ने कहा खैर है, मतलब मैं ना भी मन्ना थे खैर है। और उसके बाद अगले दिन फिर लड़की ने लड़के से टेलीफोन पे बात की तो नहीं कहा मैं तो अंदाज दें शर्ता शुरता मैं कोई नहीं मननी। और जब वो इतवार वाले दिन लड़की रोते हुए गई थी तो उसके पीछे लड़के को मैंने सब समझाया तो उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये शर्तें मान लूं। मैंने कहा तुम कहते हो कि मैं कमिटमेंट का बड़ा पूरा हूं, तो इन्हें केड़ी एडी गल कही। उन्हें क्या कि अपने मूड और मिजाज का इलाज कराओ और ड्रग्स वाले दोस्तों को छोड़ दो। तो मैं कि छोड़ दो, लेकिन उसमें साथ एक शर्त भी थी कि 6 महीने आपस में वो मिलेंगे नहीं, 6 महीने नहीं मिलेंगे, ताकि वो जो रोज़ाना रिलेशनशिप को डैमेज करते हैं तो रोज़ाना जो उनके रिलेशनशिप को मैं तामीर करूं वो उसे डैमेज ना कर सकें। तो ये मेरी तरफ से जालिम समाज पाबंदी थी कि 6 महीने आप सिर्फ मेरे ऑफिस में मिलेंगे। जब आप काउंसलिंग के लिए दोनों आएंगे तो आप मेरे ऑफिस में मिलेंगे हफ्ते में 2 दफ़ा। तो मेरे पास आके तो आप इधर बैठ के तो इधर बैठ के 6-6 फुट दे फासले थे तुसी मिलना है। तो उसका मतलब था कि नहीं पाबंदी नहीं चाहिए, बनाना रिपब्लिक चाहिए। और दोनों बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिलीज आर नोन टू मी बहुत वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से। तो अगले 45 मिनट्स में वो अपने फैसले पे कायम नहीं रह सकी और फिर जाके उसको मिली तो लड़के ने कहा खैर है कितने नहीं जानती, ठीक फॉर ग्रांटेड ले लिया। अगले दिन फिर उसने कहा देख लो तुमने कॉल किया है मुझे, मैं तुम्हें बता दूं ए शर्ता शुरता कोई नहीं, मैं इमोशनल जिहा बंदा हुआ, तुसी भी इमोशनल फैसले करो। कल फिर ब्रेकअप करके बाकायदा ब्रेकअप करके अनाउंस करके तो मेरे पास आ गया। मैं कहा जी मैं नहीं मानता आपके ब्रेकअप को और अभी मैंने आपको ब्रेकअप के लिए काउंसलिंग नहीं देनी, यानी जो ग्रीफ रिकवरी है या अनलर्निंग है उस लड़के को बुलाने के लिए जो काउंसलिंग होती है वो मैंने नहीं देनी। फिलहाल मैं स्टेक होल्डर हूँ, मेरा इसमें नफ़ा नुकसान है कि अगर आपका ये इस तरह ब्रेकअप हो जाता है तो वो मेरे ऊपर मुद्दा आएगा, वो मेरे ऊपर मुद्दा आएगा। क्योंकि लड़के ने किसी जगह कहा भी कि चंगे भले सां असी ਜਦੋਂ से डॉक्टर साहब को जाना शुरू होया तो साडा काम खराब हो गया। हस्पताल आए से बिल्कुल ठीक से आहो, जिस तरह लोग कहते नहीं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आया रात 3 बजे चंगा भला सा मैं बिल्कुल, इन्हों ने उत्थे मैंने स्टंट पाता है। ये रोज की कहानी है, रोज की कहानी कि डॉक्टर के पास गए थे कि इत्थे पता नहीं थोड़ी दर्द जी होंगी है, इत्थे पता नहीं कि अंदर की होता है, इत्थे दर्द होती है। तो डॉक्टर चेक करके कहता है कि स्टेंट डालना पड़ेगा। लेकिन एक बंदा शेप्स में वर्जिश करता करता यहाँ दर्द हो और वो 35 साल का CEO हो और वो एक डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर दिल चेक करता है तो दिल में 2 खून की नालियाँ बंद हैं तो वो 2 स्टंट ही डालेगा ना, और क्या करेगा। तो फिर कहेंगे डॉक्टर कर देंगे जी डॉक्टर का। तो मैंने कहा देखो आई एम ए स्टेक होल्डर, तो ये मेरे साथ ना करो आप, और मेरी मर्जी के बगैर ब्रेकअप नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि ये ब्रेकअप आप नहीं कर सकते। फिर मैं इनकी बात का भी बीच में जवाब दे दूं कि मैंने कहा आपको पता है कि जब आपने थोड़ी देर के बाद अपनी अम्मी के ज़रिए मुझसे परमिशन मांगी थी तो मैंने क्यों परमिशन दी थी। कहती नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा गौर करो। कहती कि आपने ये सोचा होगा कि मेरा दिल टूट जाएगा। मैं कहा नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि दिल टूट जाएगा, मैंने ये सोचा कि अगर मैंने मना भी किया तो इन्हें टूट जाना है, इन्हें मना भी किया तो टूट जाएगी। फिर अगर कि जब मैं मना किया तो इंज लगता है जिवें कोई विलनिश रोल है, यानी 2 दिलों को वैलेंटाइन वाले दिल मिलने से मना करना। नदीम नूर ने मुझे पूछा, मैंने इनको भी इजाज़त दी उस दिन। तो मतलब मैं इजाज़त दे देता हूँ जब भी 2 दिल जो है मुझसे इजाज़त तलब करे, वैसे करदा कोई नहीं। तो
मैंने जब बात उससे की, मैंने कहा देखो आपका ब्रेकअप कोई नहीं हुआ। कहती नहीं मैं तो हो गया है, हुण तुसीं मैनूं दसो कि मैं रोना धोना किस तरह छड्डां, तो मैं ठीक किस तरह हूँ या नॉर्मल किस तरह हूँ। मैंने कहा देखें ये अभी आपने कल किया है, आज आपका 24 घंटे भी नहीं हुए, अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने अपने सर से बोझ उतारा है। आपको बोझ लग रहा था, आपको वहम हो रहा था कि इस मुंडे दे नाल जे मैं जिंदगी गुजारांगी ते पता नहीं मैनू खज्जल करेगा, ये बोझ था आपके ज़हन पे। और ये जब जमा हो जाता है बोझ तो आपका ब्रेकअप को दिल चाहता है। तो आपने ये बोझ उतारा था रात ही, तो अभी आपको इतनी तकलीफ कोई नहीं। कहती मैं रात तो हुण तक कभी मैं बहुत खुश होनी हाँ, यानी बोझ उतर गया, और कभी मैं बहुत अपसेट होती हूँ कि पता नहीं मैं गलत तो नहीं किया। तो मैंने कहा कि अभी आप यू आर इन टू माइंड्स, और आप कम से कम 40 डेज इंतज़ार करें। 40 डेज आप इंतज़ार करें कि 40 डेज के बाद या तो आपका दिल यानी आपका जो माइंड है वो आपके दिमाग के साथ हो जाए, या आपका दिमाग आपके माइंड के साथ हो जाए। देयर इज़ ए माइंड, देयर इज़ ए ब्रेन। और माइंड एक बात कह रहा है, रात जो बात की है ब्रेकअप की, ये माइंड ने की है कि मैं हुण तो कभी नशा नहीं करांगा, तुसी हुण कभी सुनोगे ही नहीं कि मैं नशा किया है, और ये माइंड कह रहा होता है। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद ब्रेन मजबूर करता है, उकसाता है कि कर नशा। तो मैंने कहा अभी आपके माइंड ने ये फैसला किया है, आपकी तालीम ने ये फैसला किया है, आपकी लर्निंग ने ये फैसला किया है, आपके सॉफ्टवेयर ने ये फैसला किया है, लेकिन आपका जो दिमाग है जो कि उसकी मोहब्बत से भरा हुआ है, वो हालां मूँह पे वेखदा तुहाडा, उन्हें फिर जो काम चुक्या ना फट्टे चुक देने इन्होंने। कभी कभी होता है ना कि हमारा दिमाग फट्टे चुक देता है। ठीक, देखिए कई दफ़ा आप अपने मरीज को हमारे पास दाखिल कराते हैं तो ये आपके माइंड का फैसला होता है। आपके माइंड का फैसला होता है, बड़ा अन्य आते चुकी है, बड़े नशे करता है, बड़ा प्रॉब्लम है, ये वो तेरा इलाज करा दीजिए, तो ये माइंड का फैसला है। लेकिन 8 दिन बाद 10 दिन बाद कई दफ़ा आपका दिल करता है, रात नूं बड़ा भैड़ा महसूस होता है, घर च नहीं होंदा, घर खाली खाली वढ़दा है, होता है किसी कुछ अच्छा नहीं लगता, घर कुछ में अच्छा नहीं लगता, उदासी रहती है, उदासी होती है। हर किस्म के लोग होंगे, लेकिन जितने लोग भी अपने बच्चों को हमारे पास कराते हैं वो कुछ उनका माइंड कह रहा होता है कि कराओ, और थोड़ा बहुत ब्रेन कह रहा होता है कराओ, ज्यादा नहीं कह रहा होता ब्रेन। ब्रेन बाद च खप पांदा है कि की करता है तू, रात नूं वेला वेला लगता है, घर बहुत तबीयत खराब होती है। लेकिन जब हम फिर यहाँ बात करते हैं कोडिपेंडेंसी पे, तो आपका जो ब्रेन है वो माइंड के साथ हो जाता है। ब्रेन जो है माइंड को सपोर्ट करने लगता है, लेकिन कभी कभी ब्रेन माइंड को सपोर्ट नहीं करता, माइंड को बहुत अपोज करता है। बात यह है कि जब आप आते हैं यहाँ पे और मरीज़ आपका 2-3 दिन पहले दाखिल हुआ है और हमने उसको दवाई दी है और वो दवाई खाने से थोड़ा ढीला है और वो उस तरह चाको चुबंद नज़र नहीं आता जैसे पहले नज़र आता था हवा में उड़ता हुआ, तो बंदा यहाँ बैठ के मेरी बात सुनने की बजाय अपने बेटे की तरफ देख रहा होता है कि ढिला ढिला क्यों है। तो दिल को कुछ होता है कि हंसदा क्यों नहीं, खेड़दा क्यों नहीं है, उड़दा क्यों नहीं। एक आई ब्लिंक नोट कर रहे होते हैं कि कितनी देर बाद एक पलक झपकाई। हाँ, और एक आंख छोटी बड़ी क्यों। अच्छा, पेशेंट को भी ये पता होता है कि मैंने क्या करना है, वो उसने भी थोड़ा सा देखना होता है कि मेरा अब्बा देख रहा है। ये जो इस वक्त जो फॉलोअप में है, कोई बता सकता है कि ऐसा जान के किया था? कोई फॉलोअप वाले बता सकते हैं कि जब इंडोर में थे तो माँ बाप को दिखाने के लिए कि ए देखो किड्डा बुरा हाल है मेरा, ए देखो मैं किड्डा ढिला हूँ। कुछ बताना चाहेंगे? कहता कि पानी के छींटे चेहरे पे भी डाल लेते हैं, पानी के छींटे। अभी कल ही आतिफ के अब्बा मेरे साथ आए थे, टेलीफोन पे मैं कह रहे थे कि जी वो बड़ा ड्राउजी है, वो बड़ा ड्राउजी है, वो बड़ा ढिला है, उसकी दवाई कुछ घट करो। क्योंकि जब इसको देखा आतिफ को घर में अब्बा ने, शायद
ये ढीला था क्योंकि अब्बा देख रहे हैं तो मैं साबित करूं कि मैं बहुत ढीला हूं। जब मेरे पास आया उन्होंने समझने लगी कि मैं अब्बे नाल डायरेक्ट होना है कि डॉक्टर साहब नाल होना है। यानी इधर मैं बैठा हूं, इधर अब्बा बैठा है। उसको समझ नहीं लगती थी कि मैंने चेहरे के तासरात अब्बे के लिए बनाने हैं या डॉक्टर साहब के लिए बनाने हैं। अच्छा मैं तक्का ते मैं कहूँ ठीक तो है, अब्बा तके तो अच्छा ये बकमाल हमारा पेशेंट के इधर मुंह करें तो ये, तो इधर मुंह करें तो ये। अच्छा मैं वो किस्सा सुना रहा था कि मैंने उसे कहा कि 40 डेज तक, तो उसने कहा 40 डेज क्यों, 40 डेज क्यों? मैंने कहा देखो कहीं ना कहीं से विजडम ड्रॉ करनी होती है। जब हम किसी खातून के साथ निकाह में होते हैं और उसको फारिग करना होता है तो मज़हबी तरीका यह है कि उसको एक तलाक दी जाए और उसके बाद 90 डेज तक अगर आप उस फैसले पे कायम रहते हैं, 90 डेज तक, तो इसका मतलब है तलाक हो गई। एक ही दफ़ा तलाक दी तो 90 डेज तक अगर हम कायम रहते हैं उस फैसले पे और हमारा ब्रेन जो है बीच में दखल नहीं देता और साथ मिल जाता है माइंड के, तो फिर वो तलाक हो गई। लेकिन अगर 40वें दिन या 30वें दिन या 70वें दिन वो मियाँ बीवी सुलह कर लेते हैं तो तलाक ख़त्म हो गई और फिर वो मियाँ बीवी की तरह रहना शुरू कर देते हैं। और मैंने कहा उससे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये शादी तो नहीं है आपकी, पर रोमांस टाइप चीज़ है, तो ब्रेकअप है और ब्रेकअप को 40 दिन तक आप मेंटेन करो तो फिर मैं आपके ब्रेकअप को सपोर्ट करने लगूंगा कि आप इस लड़के को भूल जाओ और अपने ज़हन को बिल्कुल आप क्लीन स्लेट कर लो और आप अपनी लाइफ को नॉर्मल कर लो, तो फिर इसलिए काउंसलिंग करेंगे। लेकिन मेरी पहली तरजीह ये है कि आप दोनों रिकंसाइल कर लें। आप अच्छा जोड़ा है, फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको एक दूसरे की खामियों का पता शादी से पहले चल गया है। और आजकल ये बहुत आम है, आजकल बहुत आम है कि किसी की मंगनी शंगनी हुई, टेलीफोन पे पैकेज डलवाया सस्ते वाला और उसके बाद रातों की नींद खराब की, चिड़चिड़ापन किया, उसने कहा तुम ये क्यों करती हो, तुम ये क्यों, तुम मुझे समझ नहीं सकी, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, इस किस्म की चीज़ें वो करनी शुरू कर दी। जब आपका ये रोज़ का धंधा बन जाए नाराज़गी और रोज़ का धंधा बन जाए सुलह और ब्रेकअप, तो देन व्हाट यू नीड इज़ काउंसलिंग। हाँ, शादी से नहीं, ये नहीं कि वो लड़की लड़के में कोई खराबी नहीं होती, ये नहीं होता कि उस लड़की में या उस लड़के में कोई खराबी है। देखो ये जो सोच है ना कि मैं ठीक ठाक हूं, इस लड़के में कोई खराबी है, या मैं ठीक ठाक हूं, इस लड़की में कोई खराबी है, ये बात नहीं है। जब भी लोग किसी पार्टनरशिप में जाते हैं, जब भी लोग किसी पार्टनरशिप में जाते हैं तो मसाइल हो जाते हैं ना बाद में। आपको पता है ना कि आप कारोबार की पार्टनरशिप कर लें, आप किसी चीज़ की पार्टनरशिप कर लें, जल्द या बदेर मसाइल पैदा हो जाते हैं। और चाहे कॉन्ट्रैक्ट किया हो, चाहे आपने सारी शराइत पहले बनाई हो, आखिर में आप कोर्ट में खड़े होते हैं कि जी ये पार्टनरशिप नहीं चल रही। तो ये जो लाइफ पार्टनरशिप है जिसमें बीच में बच्चे भी फिर शामिल हो जाते हैं, तो ये लाइफ पार्टनरशिप में भी मसाइल इस वजह से नहीं पैदा होते कि लड़की में कोई ख़राबी थी या लड़के में कोई ख़राबी थी, वो इसलिए ये नौबत पहुंचती है डिवोर्स तक या ब्रेकअप तक कि दोनों को वो मसाइल हल करने नहीं आते थे। प्रॉब्लम इस बात में नहीं है कि मसाइल क्यों पैदा हुए, प्रॉब्लम इस बात में है कि वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं बजाय इसके कि मसाइल के खिलाफ लड़ें। तो जब अगर किसी लड़की लड़के की बातचीत होती है और उनको लगता है कि हम किलकिल डाल लेते हैं रोज़, तो उनको फिर काउंसलिंग की ज़रूरत है कि क्रूशल कन्वर्सेशन को कैसे हैंडल करते हैं, क्रूशल कन्फ्रंटेशन को कैसे हैंडल करते हैं। और शादी के बाद भी तो लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी शादी में ये प्रॉब्लम हो गया है और तलाक तक नौबत पहुंच गई है, तो हेल्प अस। यूके में और अमेरिका में आम तौर पर ऐसे जोड़ों को ये मशवरा दिया जाता है कि एक दूसरे को लो जान छुड़ा लो, तो बाकी और बड़े बंदे ने दुनिया च उत्थे जाओ। तो वो यूके और अमेरिका के माहौल में इसी वजह से तलाक बहुत प्रमोट हो रही है और दैट इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन। और वहाँ भी अच्छे थेरेपिस्ट ऐसा नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर थेरेपिस्ट ये करते हैं कि कोई मियाँ बीवी आए हैं और मियाँ की शिकायत बीवी ने लगाई या बीवी की शिकायत मियाँ ने लगाई, तो थेरेपिस्ट कहता है कि तुसी इंज करो कि गेट डिवोर्स्ड। लेकिन ईस्टर्न कल्चर में
ये विजडम है कि निबाह की जो पॉलिसी है वो आपकी ज़िंदगी में कामयाबियां देती है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि मेरे कुक ने एक अंडा बनाया बॉयल, और वो बॉयल अंडा जब मैंने खाने लगा तो पहली बाइट के साथ वो धमाके के साथ फट गया। मेरे ख्याल है सबको पता है उसकी डिटेल। अच्छा, वो 4-5 दिन में तकलीफ में रहा, लेकिन जब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि ये हुआ क्या, तो मुझे उसने खासा तंग किया। कुक ने कोई घंटे में मैं इन्वेस्टिगेशन कर सका कि उसने किया क्या था। उसने अंडा बॉयल करके तो उसको माइक्रोवेव में रखा और माइक्रोवेव को चला के भूल गया लंबे टाइम पे, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम इकट्ठी हो गई और बाहर सफ़ेदी ने वहाँ प्रेशर रखा, और जो ही मैंने सफ़ेदी को तोड़ा तो वो फट गया। यानी अंडा बॉयल करके पहले ठंडे पानी में डाला, फिर उसे छीला, तो फिर उन्हें ख्याल होया कि अंडा ठंडा हो गया, तो डॉक्टर साहब ने गर्म अंडा खाओ। ये उसकी सोच थी। हालांकि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था वो वार्म हो या गर्म हो, और बल्कि बॉयल अंडा जो है अमेरिका में तो लोग खाते ही ठंडा करके खाते हैं। तो बात जब हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई सारी, तो कहते हैं अच्छा फिर मैं उन जाना, मैं जा रहा हूँ। मैं क्या जा रहे हो? कहते हैं हाँ मैं कपड़े इस्त्री करके ही रखना, जिथे भी मेरे को गलती होए तो उस तो बाद फिर मैं चला जाना। या मतलब बता सी कि मैनू कट दिता जाता है। मैंने कहा नहीं देखो, तुम 6 महीने से मेरे पास काम कर रहे हो, तो मैंने तुम्हें कभी किसी गलती पे ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा वगैरह, तो आज भी मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? कहते नहीं मैं ते बस समझना कि चंद दिन ही मेरा किधरे गुजारा होता है। राज ये निकला कि वो बहुत अच्छा कुक है, लेकिन इन्हीं हरकतों की वजह से वो निकाला जाता है और उसको फ़ौरन ही नया जॉब मिल जाता है, क्योंकि जहाँ भी वो ट्राई देता है तो वो खाना अच्छा होता है। तो ईगोइस्टिक था। तो मैंने कहा देखो मेरी एक पॉलिसी है, निबाह की पॉलिसी, और मैं किसी को ये नहीं कहता, धमकी देता कि तुम यूं कर लो नहीं तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, या तुम यूं करो। ये नहीं कि मैं किसी को निकालता नहीं, मैं धमकी दिए बगैर निकाल देता हूँ। तो ये बात तो होती है कभी कभी, क्योंकि 2-3 रूल्स ऐसे हैं जिसमें अगर कोई फंस जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने उसे बोला कि निबाह की पॉलिसी, लेकिन ये निबाह की पॉलिसी कहाँ से आई? नहीं है, मेरे पास ही है, और वो बहुत अच्छा हो गया। उस दिन के बाद उसने मेरी बातें लेटर एंड स्पिरिट में मानना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उसको कभी शायद किसी से ऐसे फिक्रे की या ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। सो ही इज़ वेरी गुड विद मी नाउ, वो बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं कर रहा। लेकिन ये निबाह की पॉलिसी कहाँ से आई? ये एक स्टैनले, डॉक्टर स्टैनले हैं, जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने कोई 35 साल की रिसर्च के बाद बताया कि जो मिलियनेयर्स होते हैं या कामयाब लोग होते हैं या जो खुश रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़िंदगी का राज क्या है। और उन्होंने 30 फैक्टर्स निकाले कि ये 30 फैक्टर्स हैं, इनमें से कुछ फैक्टर्स जिन लोगों के पास होते हैं वो कामयाब होते हैं। और 30 फैक्टर्स में जो 30th फैक्टर है, 30वां फैक्टर नहीं, वो 30वां फैक्टर है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अच्छे नंबरों में अच्छे ग्रेड्स के साथ आप ग्रेजुएट हुए हो, 30वां। और 27वां फैक्टर ये है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, ये 27वां है। और 26वां फैक्टर ये है कि आप रिलीजियस हो, 26वां। कोई 20वां फैक्टर ये है कि आपकी सेहत अच्छी हो, कोई 13वां फैक्टर ये है कि आप लोगों से ज़्यादा काम कर सकते हो, कोई 9वां फैक्टर ये है कि आपके पास बड़ा सुचल आइडिया हो, कोई बहुत ही फर्स्ट क्लास आइडिया हो तो आप ऐसा कर जाएंगे। तो करते करते जो तीसरा फैक्टर है वो ये है कि आपके पीछे किसी प्यारे की थपकी हो, आपके पीछे किसी प्यारे की थपकी हो, माँ की, बाप की, बीवी की, भाई की, बहन की, खामद की थपकी हो, कि घर से जाते हुए कोई थपकी देखे के जा जा बेटा रिक्शा चला चल, ठीक। तो दूसरा फैक्टर उसमें यह है कि निबाह की पॉलिसी पे आप चलते हो, आपके ज़हन में पहला ख्याल ये ना आए कि मैं रिश्ता तोड़ दूं, पहला ख्याल ये आए कि मैं निबाह करूं। पहला ख्याल निबाह का आ जाए, दूसरा चाहे आ जाए कुछ और, पर पहला ख्याल आए कि निबाह करना है। और
और जो पहला फैक्टर है 30 में से, वो है कि बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अदर्स, यानी अपने साथ भी ऑनेस्ट, दूसरे के साथ भी ऑनेस्ट। तो ये जो निबाह की पॉलिसी है, ये जो मेरे पास लड़की लड़का आ रहे हैं, तो लड़की बहुत कंफ्यूज थी, उसको पता नहीं था कि एक्चुअली उसको क्या बॉदर कर रहा है, क्या क्लैरिटी नहीं है। कभी वो कुछ कहती थी, कभी वो कुछ कहती थी। एक दिन कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे इससे अच्छा लड़का मिल सकता है। तो मुझे पूछती है कि मिल सकता है इससे अच्छा लड़का? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो तुम बात कह रही हो ये मुनासिब नहीं है कि पौने 2 साल के बाद अब तुम ये कह रही हो कि मुझे ख्याल है कि मुझे इससे अच्छा लड़का मिल सकता है। तो मैंने कहा जो अच्छा लड़का मिलेगा तो फिर तुम्हें ख्याल आएगा कि तुम्हें इससे भी अच्छा लड़का मिल सकता है। ठीक, तो मैंने कहा तुम्हारी वालदा का भी यही मसला था और उसकी ज़िंदगी तुम्हें पता है कितनी ख़राब हुई है। तो उसने कहा कि हाँ मुझे पता चल गया कि मेरी वालदा का ये मसला था, ये जीन्स में आ रहा है मेरी। तो मैं कहा बी वेरी केयरफुल कि आपकी जीन्स में क्या आ रहा है। और मैंने कहा आपके वालिद का भी यही मसला था कि उन्होंने भी पार्टनर्स चेंज करके देखे कि दिस इज़ बेटर देन बेटर, दिस इज़ इवन बेटर। पार्टनर्स जब आप चुनते हैं या जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, तो आप फिर ऐसे नहीं सोचते। हाँ आप पहले सोच लेते हैं, बट कमिटमेंट के बाद कि नहीं ये नहीं चंगा, चंगा है, तो ये करना ज़्यादा मुनासिब नहीं। तो वो समझना शुरू हो गई बात को, उसने लर्न करना शुरू कर दिया। अब लड़के को सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस लड़की से ये है कि यह समझदार होती जा रही है। ऑनेस्टली ऐसे झल्ली होंदी तो ठीक सी जिस तरह पहले है सी। तो ये भी डर होता है कई लोगों का कि जैसे हमारे मरीज़ कई दफ़ा इस चीज़ से बड़ा डरते हैं कि आपके वालिदैन, यानी जिसको वो ब्रेन वॉश कह रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि जो हो जाए पहले सन ना वैसे ही रहें, हमारी बात पे यकीन करने वाले, हमें एक मौका और देने वाले, हमें 2 मौके और देने वाले, हमें। और मैं यहाँ क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ नेवर गिव देम अनदर चांस, गिव योरसेल्फ अ चांस, नेवर गिव देम अनदर चांस। जो बंदा भी एक गलती करता है और कहता है कि गिव मी अनदर चांस, तो उसको कभी और चांस मत दो। ठीक, और अगर कोई बंदा कहता है कि ये मैंने किया था और मैं इसको ठीक कर लेता हूं, तो फिर वो चांस तो नहीं मांगेगा ना आपसे। एक बंदा है कि वो इलाज में नहीं आना चाहता, अपने आप को ठीक करने में दिलचस्पी नहीं रखता, कहता बड़ी हो गई है, इस्लाह हो गई है, गिव मी अनदर चांस। यानी ये जो प्रोसेस है, ये जो इस्लाह का प्रोसेस है, ये छोड़ दो और गिव मी अनदर चांस। क्या कभी किसी ने 100वें दिन छुट्टी के बाद कहा कि प्लीज गिव मी अनदर चांस? कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? हालांकि कहने की जरूरत है कि देखिए मैं 100 दिन रह के आया हूं, मैंने सीखा है कि मैंने बहुत ज्यादती की थी, मैं बड़ी जिंदगी का बेड़ा गर्क किया, ਤੁਹਾਡਾ भी ते अपना भी किया, आज मैं घर आ गया हूं, प्लीज गिव मी अनदर चांस, लेट मी गो इनटू योर हार्ट, मुझे अपने दिल में आने दो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 100वें दिन बाद जब बंदा घर आता है, कहते हैं सुबह का भूला शाम को जब घर आता है तो भूला नहीं होता, और वो कहता है कि गिव मी अनदर चांस। पूछते हैं कि किस बात का चांस? तो आपको वो कहता है कि दिल का दरवाज़ा खोल दो, मैं आपके दिल के अंदर आना चाहता हूँ, मुझे दिल के अंदर आने दो। तो आप कहते हैं, आप सीने से लगा लेते हैं, आप कहते हैं हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये फिक्र ही ऐसा है कि मुझे अपने करीब आने दो, मुझे अपने दिल के अंदर आने दो, और मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, गिव मी अनदर चांस। तो अगर इस वजह से कोई कहता है गिव मी अनदर चांस तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ आया और तीसरे दिन कहता है कि मैंने आउटडोर करा लो, मैंने ये करा लो, पांडे कली करा लो, ये करा लो, वो कर लो, तो वो नहीं, बात नहीं बनती। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे इस इस्लाह के प्रोसेस से कुछ नहीं लेना देना, मैं सिर्फ विल पावर यूज़ करूँगा, और हम तुसी कभी सुनोगे भी नहीं कि मैं नशा करना, हम तुसी कभी सुनोगे भी नहीं। तो वो बात ये कहाँ से कर रहा है? माइंड से। हो सकता है वो दिल से ही कर रहा हो, यानी माइंड से ही कर रहा हो,
और हो सकता है वो सच बोल रहा हो कि मैं नहीं करूँगा, पर उसको पता नहीं कि बीच में एक और स्टेक होल्डर है, ब्रेन, एक और स्टेक होल्डर है जिहड़ा 6 मार के बैठा है, और जब आप वापस घर जाएंगे तो कहेगा क्या है ना उत्थे मैं नहीं करांगा नशा, मैं तुहानूं दसना की हुंदा है, मैं तुहानूं ऐसी क्रेविंग देंगा, मैं तेरी ऐसी मत मारांगा कि तू जुनूनी होकर दौड़ेगा नशे के पीछे। जितना ज़रूरी वेरी नेक्स्ट डे आना है, इतना और किसी दिन भी नहीं होता, क्योंकि यही वो एक दिन होता है, वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे। क्योंकि अगर इस दिन बुनियाद पड़ जाए तो आगे भी बात चलने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर 8-10 दिन बीच में से गुजर जाए तो फिर बात फिजल आउट हो जाती है, फिर वो कटी पतंग की तरह उड़ता 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 कहीं और गिरता है बंदा। और इन दिनों में जो फॉलोअप ट्रीटमेंट के दिन होते हैं, जो बहुत भी समझते हैं, जो बहुत भी समझते हैं, वो भी कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, और बहुत थोड़े लोग होते हैं जो कि ये बात याद रखते हैं कि हमारे जो बच्चा है इसको फॉलोअप ट्रीटमेंट की भी उतनी ज़रूरत है जितनी कि इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। और इनफैक्ट इंडोर ट्रीटमेंट की ज़रूरत उतनी नहीं थी जितनी कि फॉलोअप ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप में से कोई बता सकते हैं? इंडोर ट्रीटमेंट किया सिर्फ इसलिए जाता है कि फॉलोअप में बंदा आए। अगर हमें पता हो कि कोई आउटडोर में आ सकता है, फिर हम अगर उसको इंडोर में लाते हैं तो वो तो बेतुकी बात है। इसको बायोसिक्योर बबल कहते हैं ना, ये बायोसिक्योर बबल है। ये आपको पता है क्रिकेट टीम हमारी, ये जो PSL के मैचेस हो रहे हैं, या जनूबी अफ्रीका की टीम आई थी, तो इनको एक बायोसिक्योर बबल में रखा हुआ था। बायोसिक्योर बबल का मतलब यह है कि कुछ लोग सिर्फ कुछ लोगों को मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे। तो हमारी जो टीमें हैं क्रिकेट की, वो ख़ास जो लोग हैं सिर्फ उनको मिलेंगे, दूसरी टीमों के खिलाड़ी और कप्तान और दीगर लोग, लेकिन वो होटल का जो वेटर है वो एक ही होगा, उनका ख़ास होगा सब खिलाड़ियों का। तो वो एक बायोसिक्योर बबल में होना, तो ये भी एक बायोसिक्योर बबल होता है जिसमें आप रहते हैं। लेकिन जब आप घर जाते हैं तो 100 बलाएं आपकी तरफ लपकती हैं कि आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जाए, 100 बलाएं। और आपके पेरेंट्स और हम चाहते हैं कि वो बलाएं आपको नुकसान ना पहुंचा सके। फिर हम कहते हैं अच्छा सेल फोन ख़त्म कर दो, अच्छा फलानी गल छड़ दो, फलानी चीज़ ना करो, ये चीज़ ना करो, वो चीज़ ना करो। और ये एक एफर्ट होती है आपको एक तरह से रिलेटिवली बायोसिक्योर बबल में रखने की। और जब आप फिर ठीक ठाक हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, साल हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अब आप अपने बायोसिक्योर बबल को ज़रा वसी कर दें। जैसे शुरू में इस इमारत के अंदर है, और जाने के बाद फिर आपका घर और ये जगह, और फिर चचा का घर शामिल हो गया, फिर खाला का घर शामिल हो गया। तो इस तरह करते करते आपका जो बबल है वो वसी होता चला जाता है। और इसी दौरान बीच में हमारे पेशेंट के ब्रेन से पॉपअप्स आते हैं, पॉपअप दिमाग से पॉपअप्स आते हैं, माइंड से नहीं आते, जहन से नहीं आते, ये नीचे से उभर के ऊपर जाते हैं। जो ब्रेन है नीचे, उसके अंदर से ये निजस आइडियाज़ आते हैं, जैसे वहमी लोगों को वहम आते हैं, जैसे क्रेविंग्स आती हैं। मेरा ख्याल है कि उस दोस्त को मिलना चाहिए, मेरा ख्याल है दाता साहब चलता हूँ, उसका घर दाता साहब के पीछे ही है तो उसको भी मिल लूँगा। यानी इस तरीके से भी आता है कि जिस तरफ वो कोई दोस्त रहता है पुराना, उस तरफ कोई नेकी का काम निकाल लेना। सबसे जो बेहतरीन बहाना है, मैं खुद बताता हूँ, अच्छी तरह सुन ले, सबसे बेहतरीन बहाना है कि उम्रे पे चलते हैं, सारे फैमिली ज़रा जेल कर जाएगी आपस में, उम्रे पे चलते हैं। इसका मतलब क्या है? फॉलोअप से जान छूट जाएगी, विलिंग बेस से जान छूट जाएगी। मुझे भूल जाए, वहाँ तो मैं रोज़ जाता हूँ तो उन्हीं लोगों से मिलता हूँ जो नशा करते हैं, उनको देख के मुझे नशा बहुत याद आता है। बहुत सारी बातें इस तरह की होती है। अच्छा, ये आमतौर पर बात किससे की जाती है? पेशेंट किससे बात करता है? फैमिली में से किससे?
जी एहतशाम कह रहे हैं कि जेड़ा गल मान लवे। ए कौन हुंदा है जेड़ा गल मान लेंदा है? देखो ना 6 लोग हैं घर में और वो 6 लोग जो हैं वो आपके इलाज में भी हिस्सा ले रहे हैं। नहीं, एक तो वो होता है ना कि घर में एक मुर्शद होता है कोई जो कि इलाज में बाकायदा हिस्सा नहीं लेता, पीछे बैठ के दुआएं कर रहा होता है, कोई दादी कोई माँ जो कि हमेशा दुआएं देती है, हमेशा अच्छी बात करती है और कभी नहीं कहती कि तुम नशा ना करो। वो जाता है माँ के पास, कहता है देखो सारे मेरे पीछे पे इन्हें, वो कहती हाँ पुत्र मैं वेखनी हाँ पर जुल्म है तू सहल है कोई गल नहीं। कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि घर में कोई एक बंदा खुदा होता है जो कि मुर्शद होता है, दादाजी होते हैं या नाना जी होते हैं, उनका पल्लू पकड़ लेना, ए सारे मैनू देखो तंग बड़ा कर देने, मैं बड़ी मुश्किल नाल मौका कढ़ के तुहाडे कोल आया ते बस तुहाडे कोल आना ते मैनू चैन मिलता है, बाकी मैं किधरे जावां ते मैनू कोई चैन नहीं मिलता। इस तरह की होती है ना बातें, देखो होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये वो बंदा है जो कि एक कोने में बैठ के दुआ कर रहा होता है कि हालात अच्छे हो जाएं, और फिर यही वो बंदा है जिसके पास वो दोबारा जाता है। लेकिन अब वो जो 5 बंदे हैं जो कि सारे जिद्दोजहद में थे कि ये नशा छोड़ दे, 5 बंदे, एक बीवी, एक खामद, 2-3 भाई, 2-3 बहनें और फादर, और ये ज़्यादा हो गए कुछ। लेकिन अब अगर इनमें से किसी के पास जाना है जो कि नशे के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो क्या स्कीम लेके वो जाएगा? उसको जाके कहना क्या है? उसको कहना है देखो तुम मेरे 5 दुश्मनों में से एक हो। नहीं, यही कहना है, यही कहना है कि तुम मेरे 5 दुश्मनों में से एक हो, मेरे निशाने पे जो 5 दुश्मन हैं वो ये है और ये तुम हो, तो अगर तुम मेरी बात मान लो तो तुम इसमें से निकल जाओगे, तो बाकी ये रह गए 4। तो वो जो बीच में दुश्मन का स्टेटस है उसको ये कहना है कि तुम नो मोर माई एनिमी, तो उसके लिए ये कितना बड़ा रिवॉर्ड है? तो वो क्या करना चाहेगा जी? वो ऑफर कबूल करेगा। किसी मार्केट में बाज़-औक़ात हाल रोड पे दुकानदार फैसला कर लेते हैं कि ये चीज़ इस प्राइस से नीचे नहीं बेचनी, क्या कहते हैं उसको? फिक्स प्राइस, एका कर लेते हैं, उसका कुछ नाम रखा हुआ है, पूल कर लिया कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने पूल कर लिया कि ये प्राइस है लोएस्ट, इससे नीचे नहीं जाना। और बीच में एक बंदा है जो चोरी से उस प्राइस से नीचे जाएगा और पूल को तोड़ देगा। वो कौन होगा? जो बंदा कारोबार में वीक है, जो अपनी कारोबार की हैसियत में या अपनी स्ट्रेंथ में कमज़ोर है। वो बंदा जो कि कमज़ोर है और जो चीज़ बेचे बगैर, प्रॉफिट कमाए बगैर 4 दिन सरवाइव नहीं कर सकता, वो पूल तोड़ेगा। तो फैमिली में कोई ना कोई बंदा होगा ना जिसको पूल तोड़ने की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं उसको अपनी वीकनेस तंग कर रही होती है। तो इतनी गहराई में सबको समझने की ज़रूरत है कि एक नशे के मरीज़ को नशे से निजात दिलाना इतना बड़ा काम है कि उससे मरीज़ की जान बचती है, उसके आने वाली नस्लों की किस्मत बदल जाती है। और अगर मरीज़ की जान ना बचे तो आने वाली नस्ल कोई नहीं होती। अगर मरीज़ की जान नहीं बचती तो आने वाली नस्ल होगी ही नहीं, लेकिन अगर मरीज़ की जान बचती है तो उसकी आने वाली नस्लों की किस्मतें बदलती हैं। आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे हैं, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट पे हैं कि आपके बच्चे को नशे से निजात मिले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस बहुत बड़ी बात के लिए बहुत बड़ी एफर्ट चाहिए और समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ होती है जिसको फैमिली मैपिंग कहते हैं, जो कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। फैमिली मैपिंग, फैमिली मैपिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे मरीज़ है,
यहाँ पे उसके अब्बा जी हैं, यहाँ उसकी अम्मा बैठी हैं, यहाँ 2 भाई हैं, यहाँ करके एक बीवी है, और दरमियान में जो लकीरें हैं वो ख़ास किस्म की हैं। कोई डॉटेड लाइन है, कोई डबल लाइन है, कोई क्रॉस्ड लाइन है, जिसका मतलब ये है कि दोनों के ताल्लुकात कैसे हैं। यहाँ जो दादाजी मुर्शद बैठे हैं तो उन्होंने आगे जाके क्या करना है, और खुद अब्बा जी जो कि लेके आए हैं 8 दिन के बाद उनका दिल कैसे बैठेगा। बीवी को यहाँ से यहाँ ला के बात को समझ गए कि ये मसला जिसको आप कॉमन सेंस से हल करते हैं, साइंस ने इस पे बहुत गौर कर रखा है। साइंस ने इस पे बहुत गौर कर रखा है। साइंसदानों ने रातों की नींद खर्च करके ये चीज़ें निकाली हैं जो आपके बेनिफिट के लिए हैं, बशर्ते कि हम वो बातें आप तक पहुंचा दें और आप वो बातें अच्छी तरह सीख लें और अपने ब्रेन को बदलें। अपने सिर्फ माइंड को ना बदलें, अपने ब्रेन को बदलें। जब भी आपने कोई कामयाबी से काम करना है, वज़न कम करना है, या आपने वर्जिश शुरू करनी है, या आपने कारोबार करना है, या आपने अपनी ज़िंदगी में खुशियां भरनी है, तो माइंड को नहीं, ब्रेन को बदलो, ब्रेन को। क्योंकि माइंड एक सुपरफिशियल चीज़ है और ब्रेन एक रियलिटी है। जैसे कुछ बातें हैं जो कि आप सुनते हैं हवा में उड़ जाती हैं, कुछ बातें स्किन के नीचे जाती हैं और कुछ बातें फिर हड्डियों में उतर जाती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जो फैमिली मैपिंग है, अगर आपको शुरू में ही एक पेपर मिल जाए तीसरे दिन कि ये ज़रा इस पे गौर कर लें, तो आप क्या पहचानेंगे उसमें से? सबसे पहले क्या पहचानेंगे? फैमिली के आपस में बॉन्ड्स क्या है और किसका किससे क्या रिश्ता है, और कौन कमज़ोर है और कौन तगड़ा है, कौन जज्बाती है और कौन गैर जज्बाती है, और कौन है जो उसकी नशे से निजात में बड़ा रोल कर सकता है और कौन है जो छोटा रोल कर सकता है। और उसके मुताबिक फिर आप ओपनिंग बैट्समैन किसको बनाएंगे और 11वां खिलाड़ी 12वां खिलाड़ी कैसे बनाएंगे, ये आपको तय करना होगा। तो कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसके बड़े फ़ायदे हैं और इसके बड़े नुकसान हैं। इसके बड़े फ़ायदे क्या हैं कि जो आप करेंगी यू आर द CEO, और नुकसान इसका ये है कि यू डोंट हैव अदर पीपल टू हेल्प। लेकिन हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मैप पे लिखा हो कि ये पेशेंट है, पेशेंट को IP कहते हैं। IP का मतलब है आइडेंटिफाइड पेशेंट। आइडेंटिफाइड पेशेंट, वैसे सब पेशेंट होते हैं लेकिन वो आइडेंटिफाइड पेशेंट होता है। और साथ यहाँ 2 बच्चे हैं, एंड साथ यहाँ बीवी है, और साथ यहाँ एक दोस्त है जो कि दिलो जान से मरीज़ की नशे से निजात की कोशिशें कर रहा होता है। ऐसा वैसे कम होता है। आप में से यहाँ कोई है जो कि महज इसलिए हॉल में बैठा है कि वो किसी मरीज़ का दोस्त है? कोई? सुनसान? ठीक। किधर गए वो सब दोस्त? किधर गए वो सब दोस्त? होना तो चाहिए कि बाहर आके थे धरना देन। नहीं, पता करना होए तो पता कर लेंगे। क्योंकि अगर कोई बंदा मिसिंग पर्सन है, मुझे बताइए, अगर कोई बंदा मिसिंग पर्सन है तो वो कहाँ है जी? नहीं, अगर कोई मिसिंग पर्सन है, लाहौर शहर में मिसिंग पर्सन है, गुलबर्ग का एक नौजवान मिसिंग है, पर भाई दोस्त ने अगर सूंघना है, ऐसे करके जरा सूंघे कि भाई किथे मेरा यार, तो उसको पता चल जाता है कि इथे है। ठीक है, लेकिन कोशिश नहीं करते। कोई कॉल नहीं आती मुझे, कोई कॉल नहीं आती नदीम नूर को कि साडा एक दोस्त है, वो तुहाडे कोल ते नहीं, कोई भी नहीं करता। और जब यहाँ से लोग फॉलोअप में आते हैं और उनके जो मीटिंग प्लेस हमने ज़बरदस्त बनाई हुई है, रोमांटिक सी प्लेस, वाशरूम में जाके मिलते हैं, तो पैगाम रसानी होती है कि मेरे फलां दोस्त नूं दस देना कि मैं इत्थे हाँ, तो फिर भी कोई नहीं आता। ठीक है ना, सच्ची बात यह है कि नहीं आते। फिर आप समझ लें कि वो आपके दोस्त नहीं। जिन्होंने पूछा है वो यही हैं, प्यार करने वाले वो यही है, माँ बाप।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੀ? सारी रात में नींद खुले तो पहला ख्याल किसका आता है जी? जो बच्चा इधर है। अव्वल तो नींद पैंदी नहीं, तो जे नींद पै जाए तो फिर पहला ख्याल किदा आता है, और उसके बाद काफ़ी देर नींद नहीं आती। थोड़ा सा फिसल जाना वक्त के साथ साथ ऐन मुमकिन है। बड़े बड़े लोग जिनकी विल पावर होती है वो फिसल जाते हैं बीच में, डाइटिंग करने वाले फिसल जाते हैं, बड़े मेहनती लोग हैं जी वही है, फिसल जाते हैं लोग। तो फिसल जाना कोई बात नहीं, पर संभल जाना बहुत बड़ी बात है। तो अगर वालिदैन मुतमिन थे पहले तो वो बोलते नहीं थे, और अगर आप वालिदैन मुतमिन नहीं हैं तो वो बोलते हैं। अगरचे आपने नेक मकासद निकालने शुरू कर दिए हैं, तो हमने कहा नहीं अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी। मसलन आपने ब्राउनीज बना के तो बेचनी शुरू कर दी, मुझे नहीं समझ लगती ये कौन सा कारोबार है, ब्राउनीज बना के तो फेसबुक के ज़रिए बेचना। तो ब्राउनीज नहीं बनानी, वैसे भी अनहेल्दी फूड है। और मोहब्बत के चिराग जलाएं घर में, मोहब्बत की मोमबत्तियाँ जलाएं, ये बड़े दर्दमंदी का काम है। मैं आपको बताऊं कि ये इतना प्यारा काम है कि कोई दुनिया में और प्रोफेशन इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता जितनी सेटिस्फेक्शन हमें हमारा प्रोफेशन देता है, क्योंकि ये नसीबों वाला प्रोफेशन है। मैं आपको बताऊं कि बड़े नसीबों की बात है कि अल्लाह ने हमें इस प्रोफेशन में डाला। इससे ज़्यादा हम और मांग क्या सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर ऐसी तब्दीली लाना जो उसकी अगली नस्लों और उससे अगली नस्लों और उससे अगली नस्लों तक जाए, और आपको पता हो अंदर से इस बात का कि इस काम की डेप्थ क्या है, उसकी वर्थ क्या है। सबकी कंजम्पशन के लिए ये बात कर दूं कि ये जो मैकडॉनल्ड का खाना होता है या KFC का खाना होता है या सबवे का खाना होता है, ये सारा खाना साइंसदानों ने डिज़ाइन किया होता है। ये साइंसदानों ने बाकायदा लैब्स में डिज़ाइन किया होता है कि जो आपके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करे। ये इसीलिए इसको अमेरिका में क्या कहा जाता है? जंक फूड। ये पाकिस्तान में नहीं कहा जाता, अमेरिका में कहा जाता है, क्योंकि ये बदनीयती से डिज़ाइन किया हुआ खाना होता है कि हमारी ज़बान के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं उन टेस्ट बड्स को ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, और हमारे टेस्ट बड्स को इसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन जो घर का खाना होता है, कभी कभी मेरा दिल भी करता है कि मैं मैकडॉनल्ड खाऊं या बाहर रेस्टोरेंट का खाना खाऊं, लेकिन मैं अपने आप को कायल नहीं कर पाता कि मैं ज़रूर खाऊं, क्योंकि मुझे पता आगे पहला ख्याल ये आता है कि मुझे भी कभी खाना चाहिए, और दूसरा ख्याल आता है कि नहीं ये कोई सही चॉइस नहीं, और फिर मैं घर के खाने के तरफ ही रुजू करता हूँ। और अगर कोई मुझे इनवाइट भी करे तो मैं उसको उसी दिन कह देता हूँ कि आज से मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। लोग घर का खाना जाके तो रेस कोर्स पार्क में या लॉरेंस गार्डन में भी खा सकते हैं, दरियाए रावी के किनारे खा सकते हैं, नहर के किनारे बैठ के खा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि चंद दिन आप ज़रा स्टिक करके देखें कि घर का खाना तो आपको फिर बाहर का खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। देखिए, ये घर के खाने की बात है तो घर के जो भाई होते हैं, जो बहनें होती हैं, उनके मुकाबले में जो बाहर के भाई लोग होते हैं और बहनें होती हैं, कौन बेहतर है? घर वाले पहले बेहतर हैं। और घर के लोगों से सोशलाइज करने का मज़ा नहीं आता, तो हमारे टेस्ट बड ख़राब है ना। और अगर अल्लाह ने हमें बहन भाई दिए हुए हैं, माँ बाप दिए हुए हैं, और हम सरे शाम जाके उनके साथ मिलते हैं और उनके साथ बातें करते हैं और हम इंजॉय करते हैं, तो हमारी टेस्ट ठीक है। अगर हमें घर वाले जहर लगते हैं या घर थाना लगता है और हम बाहर जाके लोगों के साथ खज्जल होते फिरते हैं, तो आखिरकार हम पर बर्बाद ही होंगे ना। इसके अलावा और क्या चीज़ होने वाली है। लेकिन लगता है किसी वक्त इंसान की जो परवर्टेड टेस्ट होती है, आप इसका मतलब समझते हैं? परवर्टेड टेस्ट, ये टेस्ट ही खराब हो गई है बंदे की। इसको हम कहते हैं परवर्टेड टेस्ट, कि टेस्ट खराब हो गई है उसकी।
उसका ज़ौक़ ख़राब हो गया है। एक अच्छा ज़ौक़ होता है। हमारे एक सेनेटर दोस्त थे जो वफ़ात पा गए हैं 2-3 दिन पहले, मशाहिदुल्लाह ख़ान। उनका ज़ौक़ बड़ा था। वो पार्लियामेंट में बात करते थे, सेनेट में बात करते थे तो उनके मुंह से फूल झड़ते थे और वो शेर व शायरी करते थे और लोग उनसे लड़ते भी थे, गवर्नमेंट के लोग उनसे उलझते भी थे। लेकिन फौत हो गए तो कल सारे पार्लियामेंट वालों ने और सेनेट वालों ने उनको खराज तहसीन पेश किया तो गवर्नमेंट के लोग भी उनकी तारीफ़ें कर रहे थे और तकरीबन आंखों में नमी ला के कह रहे थे कि इस हॉल में उनकी कमी हमेशा महसूस करेंगे, हम इस फैमिली में उनकी कमी हमेशा महसूस करेंगे। और अचानक वो दुनिया से चले गए। और ये ज़ौक़ की बात होती है। अगर आप ज़ौक़ डेवलप कर लें तो आपको खुद ब खुद ऐसे लोग अच्छे नहीं लगेंगे जो तबाही के रस्तों की तरफ धकेलते हैं। और अगर आप गौर करें तो आप अपने घर वालों से मोहब्बतें डालें और फिर जो रिश्तेदार हैं उनसे मोहब्बतें डालें और देख लें कि कौन आपकी मोहब्बत के काबिल है तो उससे मोहब्बतें डालें, तो उससे आपकी ज़िंदगी जो है ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। इन सारे प्रोसेसेस को जो ब्रेन में तब्दीलियां लाते हैं एक टेक्निकल नाम दिया गया है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी ब्रेन की वो फ्लेक्सिबिलिटी जिसके तहत के वो बदलता है और वो 3 तरीकों से बदलता है। केमिकल से बदलता है, इधर आपने चाय का एक कप पिया, इधर आपका ब्रेन बदल गया और पैगाम तुम्हें कोई नींद नहीं आई हुई और तुम कोई नहीं थके हुए, मौज करो। और इसी तरह हमारा जो बिहेवियर होता है या जो काम हम फंक्शन करते हैं, मिसाल के तौर पर लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स के बारे में ये बात तयशुदा है कि उनको लंदन की हर गली और हर सड़क का पता ज़बानी याद होता है। ये अदरवाइज़ वो लंदन में बतौर टैक्सी ड्राइवर काम नहीं कर सकते। उनका टेस्ट इतना मुश्किल है कि यू नो दैट। अच्छा, वो जितना भी वहाँ टैक्सी ड्राइवर होते हैं जी, वो उनको सारे लंदन का एक एक गली का, एक एक मोहल्ले का, एक एक शहर का पता होता है। अच्छा, अगर जब उन्होंने ये याद किया होता है तो उसके बाद अगर आप उनके ब्रेन को स्कैन करके देखें, यानी ब्रेन स्पेक्ट देखें उनको, तो ऐसी जो याददाश्तें हैं जिनका ताल्लुक ब्रेन के मैप समझने से है, उनका ब्रेन आम लोगों से बड़ा होता है, वसी होता है। इसी तरह जो लोग ब्रेल समझते हैं, सिस्टम ब्रेल जो ब्लाइंड्स के लिए होता है, तो जब वो अपनी उंगलियों से वो काम करते हैं तो उनके दिमाग के अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरह अब ब्रेन स्पेक्ट बाकायदा देख के वो बता सकते हैं कि ये बंदा क्या काम करता है। किसी न किसी हद तक 2-4 सवाल पूछ के वो बता सकते हैं कि ये बंदा डॉक्टर है कि इंजीनियर है या ये वकील है या ये पायलट है, क्योंकि ब्रेन उसके बिहेवियर से तब्दील होता है। या म्यूजिशियन है, कोई ब्रॉड सा थोड़े बहुत 2-3 सवाल करके कि कहीं ये बंदा ये तो नहीं। अच्छा, वो जो 21 सवाल करते थे कसौटी के, सुनो, जिसमें आप थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं तो फिर आप कहते हैं ये फलाना बंदा है। तो ब्रेन स्पेक्ट अब बताने लगे हैं। तो अगर आप चाहते हैं मामूली तब्दीली लाना, बहुत ही मामूली तब्दीली लाना चाहते हैं, तो केमिकल्स, सिगरेट या चाय या ड्रग्स अगर आप करते हैं तो एक वक्ती मामूली तब्दीली आ जाती है जिससे कि लंबी ख़राब ज़िंदगी की राह हमवार हो जाती है। लेकिन अगर आप अच्छी तब्दीली लाना चाहते हैं तो आप वॉक करें, और जब आप 10,000 आवर्स वॉक कर चुके होंगे, 10,000 आवर्स, ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी में 10,000 आवर्स मैक्सिमम है दैट यू रिक्वायर फॉर एनी स्किल। 10,000 आवर्स। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं या आप वॉक करते हैं तो 10,000 आवर्स की प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप म्यूज़िशियन हैं या आप सिंगिंग करना चाहते हैं या आप रियाज़ करते हैं तो 10,000 आवर्स अल्टीमेट है इंसानों के लिए। लेकिन
हर एक को 10,000 आवर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये IQ पे डिपेंड करता है। जिनका IQ ज़्यादा है उनको कम आवर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनका IQ कम है उनको ज़्यादा आवर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन 10,000 आवर्स कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। अगर आप 10,000 आवर्स को भी देखें तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, जहाँ एक लाइफ सेविंग मसला दरकार हो, जहाँ आपने ज़िंदगी बचानी है, जहाँ आपने अपनी आने वाली नस्लों के दुनिया में आने के इम्कानात पैदा करने। यानी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये इम्कान पैदा करना होता है कि उनकी नस्लें आगे आएंगी कि नहीं आएंगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो बच्चा भी ज़रा बेहतर होता है तो उसके माँ बाप शादी करने चल पड़ते हैं, क्योंकि ये एक बहुत अहम बात है। इसके पीछे यही ख्याल होता है कि आपने पहले सोचा हुआ था कि ऐसे नशा करता है उन्हें तो ब्याह कर नहीं सकते, तो पहली फुर्सत में जब वो नशा छोड़ता है तो आप कहते हैं ब्याह कर दो। हर बच्चा कहेगा, क्योंकि जो ब्रेकअप होता है उसके बाद भी लोग नशा करते हैं, और जब नशा छोड़ते हैं तो फिर कोई मोहब्बत करते हैं। क्योंकि जो ये मोहब्बत है ना, ये जो रोमांटिक लव है, इट इज़ ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ड्रग्स। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चरस की बजाय शराब ना पिएं, शराब की बजाय चरस ना पिएं, तो हम कहते हैं कि नशा छोड़ के फ़ौरन शादी भी ना करें, अपनी रिकवरी को सॉलिड होने दें। क्योंकि दिल बड़ा करता है, जब हम नशा छोड़ते हैं तो दिल करता है शादी करें, जब डिवोर्स होती है तो दिल करता है नशा करें। आपने यूनिवर्सिटियों में ये चीज़ आम देखी होगी, जो लोग भी यूनिवर्सिटी जाते हैं, कि नशे बहुत हैं और ब्रेकअप्स बहुत हैं। ब्रेकअप होते हैं तो लोग नशा करते हैं, और इससे आप अंदाज़ा करें कि जो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री है वो उसी तरह फील करती है जैसे चरस पीने से फील करते हैं, ऐसे ही रोमांस करने से फील करता है बंदा। और ये दोनों एक दूसरे का नेमुल बदल है, और ये बात शायरों ने डिस्कवर कर रखी है। ये मिर्ज़ा गालिब ने कह रखी है, ये मीर तकी मीर ने कह रखी है, सागर सदीकी। मसला ये है कि एक बंदा अगर चरस छोड़ रहा है, हेरोइन छोड़ रहा है, आइस छोड़ रहा है, और आप उसके नेमुल बदल के तौर पर उसको कोई नशा देंगे तो क्या ये सोल्यूशन होगा? नहीं होगा। अगर आप इसके बदले में उसको एक रोमांटिक लव दे देंगे, यानी उसकी शादी कर देंगे, तो क्या ये मसले का हल होगा? नहीं होगा। पहले उसके ब्रेन को हेल्दी होना ज़रूरी है। शादी करने के लिए ख़ास तौर पर, जॉब के लिए ख़ास तौर पर ब्रेन का हेल्दी होना ज़रूरी है। ब्रेन हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बनिस्बत PhD के। बताइए यस और नो? ब्रेन हेल्थ। लेकिन मुआशरे में लोगों को देख के लगता है, लोग कहते हैं जी ब्रेन रवे ना रवे, PhD होनी चाहिए। अच्छा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ख़ास तौर पर आजकल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो एजुकेशन की अहमियत पहले थी वो अब नहीं रही। एनीबॉडी वुड चैलेंज मी कि जो एजुकेशन की अहमियत पहले थी वो अब नहीं रही। वजह उसकी यह है कि एजुकेशनल सिस्टम ही बदल गया है। पहले एजुकेशन स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होती थी, अब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अलावा एक बेहतर बड़ी सोर्स है गूगल और यूट्यूब, जहां आप फिंगर टिप्स पे स्ट्रेट वे आप उस नॉलेज को हासिल कर लेते हैं जो कि आपको चाहिए। कि किताब आप पढ़ते हैं तो कहते हैं जी पहला चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो। पहले तो होता है ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे तो छठे चैप्टर में आपके मतलब की बात आएगी। टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप ये बात जानना चाहते हैं कि घरों में जो प्लम्बिंग के मसाइल होते हैं, जैसे कि कोई फंस जाना, किसी मवाद का किसी जगह फंस जाना, तो इस पर अगर आप किताब पढ़ेंगे प्लम्बिंग के ऊपर, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मसले का हल क्या है। लेकिन अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि आपके कमोड में से पानी आगे नहीं जा रहा तो क्या करूं, तो अगले 1 घंटे में आप जो कुछ पढ़ेंगे आप प्लम्बर बन चुके होंगे, क्योंकि स्ट्रेट आपका जो इल्म है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब तालीम इसलिए होनी चाहिए कि बाकी का काम आप कैसे गूगल या यूट्यूब से सीख सकते हैं। तालीम की स्ट्रक्चर ही ऐसा होने चाहिए कि आपको पता हो कि गूगल में चीज़ों को ढूंढना कैसे है।
अब आपको पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं कि जिसके जवाब में मुझे पता चल जाए कि मैं अपने मसले को कैसे हल करूं। लेकिन पहले होता था कि वो सब कुछ आपको ठूंस ठूंस के भर देते थे। 9वीं क्लास के बच्चों को शायरी समझाई जाती थी और मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर और दीगर शोरा पढ़ाए जाते थे, और लड़कियों के कॉलेज में या लड़कियों के स्कूल में फिर कहा जाता था कि शायर अल्लाह ताला को मुखातब करके कहता है। कोई है किसी को तजर्बा? अच्छा, क्या क्या जी? शायर अल्लाह ताला को मुखातब करके कहता है। मतलब मजबूर थे कि अब लड़कियों को क्या बताएं कि शायर क्या कहता है जी? पता तो था, लेकिन वैसे तो यही कहा जाता था यहाँ शायर जो है हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ कर रहा है, और शायर दे फरिश्तियां नूं नहीं पता होगा। क्या? हाँ, एवं जैसे अगर आप बचपन में पूछते कि मैं कहाँ से आया था, तो आपकी अम्मा ने कहा कि जी वो मैं गैलरी में गई थी, वहां कपड़े पड़े थे, एक दिन सुबह मैं गई तो तुम वहां गिरे हुए थे। हाँ, हाथों दे रहे। ठीक, आपने पूछा नहीं कभी कभी घर वालों से कि मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ से आया? तो क्या कहते हैं घर वाले? कहते हैं जी वो छत ते गए सां ते उत्थे एक कां बैठा सी ते ओदे कोल तूं है, या कोई ना कोई। तो एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, अपनी दादी से पूछा, अपने दादा से पूछा, अपने चचा से पूछा, और सब ने यही कोई इस किस्म की बातें की। तो बच्चा कहता है मतलब साडे घर दे विच नॉर्मल तरीके नाल कोई नहीं पैदा होया। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊं कि अब गूगल पे आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई नशे का क्या फ़ायदा है, नशे का क्या नुकसान है, नशा छोड़ते कैसे हैं, और अहमियत है, विड्रॉल क्या होता है, चर्च क्या होती है, फलानी चीज़ क्या होती है। देखिए, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्ड करना, दोनों में फ़र्क समझते? अगर आपका पेशेंट कोई बात करता है तो आपको भी तो होती है ना पुरानी आदत के रिएक्ट करना है। रेंज लगा एक चपेट लाऊंगा, मतलब ये जो रिएक्ट करना होता है ना, ये नहीं ठीक होता। तो आपने रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड नहीं, रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि मुनासिब जवाब देना है, रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करने का मतलब है रीएक्ट करना है, यानी जो उसने किया सो आपने किया, उसने एक्ट किया, आपने रीएक्ट किया, तो इससे बात नहीं बनती। लेकिन रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि यू हैव अ बेटर आंसर, और अगर आपके पास बेटर आंसर नहीं है तो सबसे बेटर आंसर एक आपके पास हमेशा होता है, और वो है आई डोंट नो। वो होता है कि मुझे नहीं पता। पुरानी बातों को भूलना नहीं, पर फॉरगिव करना है। फॉरगिव करने में और भूलने में फ़र्क होता है। फॉरगिव करने का मतलब है, फॉरगिव का लफ्ज़ है फॉरगो से। फॉरगो से मतलब है फॉरगो, गुजर जाने दो। जैसे कोई ट्रेन चलती है स्टेशन से, तो आप अगर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप उसको गुजर जाने देते हैं। ठीक, फॉरगो करने का मतलब है कि उस बात को गुजर जाने दो। लेकिन ये बात कि हम भूल ही जाएं तो फिर वापस हम उसी गोरख धंधे में पड़ जाएंगे। तो आप ये कहा करें, आप समझे कि ये दवाई है जो कि हम बताते हैं कि पुरानी बातें याद किया करें। ये दवाई है कि फ़लाँ टाइम ये हुआ था, फ़लाँ टाइम ये हुआ था, और आप ये ना समझा करें कि ये आपको एम्बेरस करने के लिए या आपको परेशान करने के लिए या आपकी खुदा न खास्ता इज़्ज़त ख़राब करने के लिए है। ये नुस्खा है, वैक्सीनेशन है, कि आपको एक मंजरनामा ज़हन में आ जाए कि फ़लाँ टाइम पे मैं बहुत बुरे हाल में था, घर से मैं नाराज़ होकर चला गया। जब वो मुकम्मल इलाज करके कोई आता है और ठंडे दिल से आता है और फॉलो अप पे जाता है और आपको कहता है कि प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, तो आप उसे देते हैं। लेकिन अगर कोई अपने इलाज को सैबोटेज करता है और धमकियाँ देता है कि मैनू अज लै जाओ, नहीं तो फिर मैं बाहर जाके तो इंज करांगा, मैं फिर बास थोड़ी आना है, फिर बाहर टीके मुकते नहीं ना गए, अगर ये बातें करता है तो फिर आप एक और मौका नहीं देंगे।
एक और मौका। ये बात समझ में आप सबको आ गई कि अगर सिद्ध के दिल से कोई आता है, सिद्ध के दिल से पता चल जाता है। मेरे पास जो है, देखिए मेरे पास अल्ट्रासाउंड है, पता नहीं कैसे है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, तो जब भी कोई किसी के अंदर बदलता है तो मुझे उसके चेहरे पे नजर आ जाता है, तो पता नहीं कैसे। 6S, देखिए इंट्यूशन एक चीज होती है, इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब पता है आपको? इंट्यूशन क्या होती है? 6। अच्छा, अब इस लफ्ज को 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए, कैसे करेंगे? इंट्यूशन, ठीक। तो इंट्यूशन कैसे डेवलप होती है? जब आप ट्यूशन में रहते हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ये ट्यूशन में है ना, आप जैसे ट्यूशन ले रहे हैं, तो जब आप इन ट्यूशन रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो व्हाट यू डेवलप इज इंट्यूशन। लफ्ज इस तरह बनते हैं कि आप तजर्बे से, जब आप ट्यूशन में रहते हैं तो इंट्यूशन डेवलप हो जाती है, और आप चेहरा देखते हैं तो आपको छठी हिस्स बता देती है। इंट्यूशन छठी हिस्स को कहते हैं। तो वो डेवलप करने के लिए आप यहाँ बैठते हैं। रोज़ाना जब आप यहाँ से जाते हैं तो आप पहले जैसे नहीं होते, और रात को जब आप सो जाते हैं और आप ख्वाब देखते हैं तो आपका दिमाग फिर प्रोसेसिंग शुरू करता है, और ये वो वक्त होता है जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं। जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो आपका दिमाग अपने नए नॉलेज को पुराने नॉलेज के साथ अमेलगमेट कर रहा होता है, गूंद रहा होता है, उसको अपने अंदर पक्का कर रहा होता है। और उसके बाद जब आप सुबह उठते हैं, और अगर आप रात को सोते रहे हों और आपने ख्वाब भी देखे हों कम से कम कोई 75 मिनट, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप जो कुछ सीखते हैं और रात को फिर आप सोएंगे तो ख्वाब आएंगे ना, तो सो जाइए, रात को जागते ना रहा करें। तो जब आप सोएंगे तो जो चीज़ आपके ख्वाबों को डिस्टर्ब करती है वो है चाय कॉफ़ी या सिगरेट। और अगर आप सो जाएंगे और आप ख्वाब देखेंगे तो ख्वाबों के दरमियान जो नया नॉलेज है, वो जैसे आप आटा गूंथते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी मिला के तो फिर गूंथते हैं ना, और थोड़ा घी मिलाते हैं, तो फिर थोड़ी देर के बाद उसे आप पड़ा रहने देते हैं, तो उस वक्त आटा और घी और पानी यकजान होके तो डफ बन जाता है। फिर आप उसे थोड़ी आंच देते हैं, आप उसे बेकिंग में रखते हैं, तो वो अपने अंदर से उभरना शुरू होता है, जिसकी खुशबू चारों जानब फैल जाती है। आपने कभी देखा कि जब आप बेकिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब खुशबू फैलती है तो इसका मतलब है आप में एक्सीलेंस आ गई, आप उभर गए। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है कि जिसमें से आप गुजरते हैं। कभी थके नहीं, क्योंकि आप थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ काम करने वाले लोग थकना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो काम बजाते खुद ऐसे होते हैं जो थकने नहीं देते, और जो काम आप कर रहे हैं ये भी वैसे ही काम है कि जो थकने नहीं देता। हमारे पास भी ये काम है जिसमें लोगों की कहानियाँ सुन के चक्कर आ जाते हैं। मैं छोटी सी बात सुना के तो जो इसलिए सुना रहा हूँ कि आप किसी को मशवरा दे सके, शायद कभी आप इससे किसी की ज़िंदगी बचा सकें। एक मियाँ बीवी आए मिस शमाइला के पास, और मसला ये था, मियाँ को ये मसला था कि बीवी जो है वो पता नहीं किसी के साथ पुराना उसका अफेयर है, किसी कज़न के साथ, और वो उसका ख्याल था कि उसके पास बड़े सबूत हैं। और उसने कहानी सुनाई मिस शमाइला को, और फिर ख़ातून ने भी अपनी कहानी सुनाई मिस शमाइला को। तो इस दौरान कुछ एक हिस्सा था जो कि मुझे आके करना था। बाज़ औक़ात कंसल्टेशन ऐसे डिज़ाइन होती है कि मेरा साथी कोई करता है तो लास्ट 15 मिनट्स यानी 60 मिनट वो करते हैं, तो लास्ट 15 मिनट मैं आके तो बीच में पूछता हूँ कि अच्छा क्या माजरा है, और वो कहते हैं कि जी ये माजरा है। वो 1 घंटा जो बातचीत सुनी होती है वो मुझे 3 मिनट में सुना देते हैं कि ये है, ये माजरा है। तो मैंने जब कहानी सुनी तो मैंने उन साहब से कहा कि आपके पास कोई सबूत है? कहते हाँ पर्या पे सबूत। और मैंने कहा दिखाएं मुझे, और मुझे उससे पहले ही पता था कि नहीं इनके पास कोई सबूत नहीं है, और ये वैसे ही अपनी बीवी की ज़िंदगी को इन्होंने अजीरन बना रखा है अपनी मेंटल हेल्थ की ख़राबी की वजह से। तो उन्होंने मुझे जब सेल फ़ोन दिखाया
तो उन्होंने कहा जी मैंने पता नहीं एक स्पाइंग सिस्टम बनाया हुआ है और उसमें सेल फोन में जो चीज़ें उन्होंने मुझे दिखाई वो जैसे लिंक्स नहीं होते जिसमें ABCD लिखा होता है और 1 2 3 4 ये जो लिंक्स होते हैं ना ये गूगल पे, तो उसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, या तो एड्रेस होता है, जो लिंक में एड्रेस होता है, तो या तो उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, हज़ारों लाखों के न्यूमेरिकल्स होते हैं या कुछ, तो वो मुझे दिखा रहा है। तो मैंने कहा इसमें कहते हैं एदे च सारा राज है। ए देखो ना जिहड़ा XXX है दा मतलब है वे ते जिहड़ा एदे च लिखिया है ना शर्ट, ते ए पुराने ज़माने च कोई शर्ट दी गई सी। तो अच्छा, मैंने उनको कहा कि नहीं ये कोई सबूत नहीं है और गुड इनफ नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि आप अपने लिए काउंसलिंग हासिल करें, प्रॉबेबली कहते नहीं ये मंदी भी है। तो मैंने कहा मार कुट के तुसी मना लेंदे हो? कहते हाँ तो मैं मार कुट के मना लेना। मैं जब आप किसी को मार कुट के मनाते हैं तो वो मानना नहीं होता। इवन पुलिस किसी को जब मारती है और वो कहता है कि मर्डर मैंने किया है, तो पुलिस पूछती है कि कैसे किया है, खंजर मार के किया है। तो पुलिस कहती है खंजर कहाँ फेंका, तो वो कहते हैं जी वो मैंने फलाने गटर में फेंका। तो पुलिस अब क्या करेगी, वो गटर तक जाएगी और उसमें जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो खंजर ढूंढेंगे और फिर उससे पहचान करवाएंगे। महज मारने से या कन्फेशन से तो मसला हल नहीं होता। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, आपकी जो बात है वो बिल्कुल गलत है और आप अपने जहन का इलाज कराइए। इस बात पे उनको गुस्सा लगा और उन्होंने कहा कि 2 तलाक़ां इन्हें मैं पहले दे चुका और एक तीजी ताड़े सामने मैं दे देना। एंड ही विदाउट थिंकिंग ए वर्ड उसने फ़ौरन एक तलाक दे दी और उसके बाद वो कमरे से बाहर निकल गया और बीवी परेशान हो गई और मिस शमाइला भी परेशान हो गई। और फिर मैंने कहा कि अब आप इन्हें थोड़ा दिलासा दें और इन्हें बताएं कि जो बंदे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती वो तलाक नहीं दे सकता। तलाक वो बंदा नहीं दे सकता जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, और मैं गवाह हूँ कि इसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं तो कोई तलाक नहीं हुई। नहीं, नशा कोई नहीं करती। वैसे ही पैरानॉइड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया होता है। उसके बाद फिर मोहसिन साहब तक बात आई, मोहसिन साहब ने उनको वापस बुलाया तो फिर वो बहुत शर्मिंदा थे। फिर अगले दिन मिस शमाइला ने बुलाया कि अच्छा आप क्या ख्याल है, उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं। आज वो फिर मेरे साथ मिले, आज रात 8 बजे, वो कहते आज मैं 8 बजे सबूत लेके आऊँगा। मैं क्या अच्छा लेके आना। आज भी बीवी का यही था कि नहीं डॉक्टर साहब आप करें मेरे साथ काउंसलिंग कर ले। वो कहती मेरे नाल काउंसलिंग कर लो, ठीक कह रहे नहीं। मैंने कहा कि नहीं मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कि आप क्या कह रही हैं, मुझे तो अपनी जजमेंट पे जाना है। तो कभी मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो बातें सोच सकता है जो बेबुनियाद है, वो शक्लें देख सकता है, तस्वीरें देख सकता है जो मौजूद ही नहीं है, वो गलत आवाज़ें सुन सकता है जो मौजूद ही नहीं है, वो ऐसी खुशबुएं या बदबुएं सूंघ सकता है जो कि मौजूद ही नहीं है, उसकी ज़बान पे ऐसे जायके महसूस हो सकते हैं जो कि मौजूद ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन की जो इलनेस है वो सेल्फ परपिचुएटिंग है। लिहाजा अगर आपके इर्द गिर्द कोई बंदा जो शक्की बहमी झगड़ालू हो या जो कहता हो कि मुझे कोई आवाज़ आ रही है, या किसी के डिल्यूजन्स हों, या कोई बंदा अपने वहमों से छा जाने की कोशिश करे, तो आप समझ लें कि उसकी ज़हनी सेहत ख़राब है। तो ज़हनी सेहत ख़राब है तो आप समझ लें कि इसको साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है। और जितने लोग भी इस तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं उनका बड़ा आसानी से इलाज हो जाता है, एक आध दवाई से उनका इलाज हो जाता है। और सफ़र करना जो है बेमानी है। जो लोग खुदकुशी की बातें करते हैं वो भी ज़हनी बीमार होते हैं और उनका बहुत मामूली दवाई से इलाज हो जाता है। जो बातें हुई आप भी जानती हैं कि लड़की की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि मैं वसदी रहा अपने खामद च, भावें मेरिया हड्डियां तोड़ो तो भावें मेरे ते इल्ज़ाम लाओ, तो मैं बस वसदी रहना चाहनी हाँ, क्योंकि इस खामद दे घर तो इलावा मेरे को सिर्फ सड़क है जिथे मैं रह सकनी हाँ, क्योंकि मेरे माँ प्यो ने मैनू नहीं रखना, क्योंकि इन्हें उन्हों का ज़हन भी भर दिता है, मेरे भरावां ने मैनू नहीं रखना, इन्हें उन्हों का ज़हन भी भर दिता है। और कतई तौर पर ऐसी बात
क्योंकि हमारा रोज़ का काम है ये करना, हमें चेहरे के तासरात से पता चल जाता है, बातचीत से पता चल जाता है, और सबूत के नाम पे आपके पास कुछ भी ना हो और आप उसे बहुत कुछ समझ रहे हो, तो ये चीज़ें जो है मुआशरे में हो सके तो पैगाम को, इस बात को आगे बढ़ाइए कि लोग मेंटल हेल्थ को समझें, लोग बीमारियों को समझें और खाम खा अपने लिए और ख़ानदानों के लिए तकलीफ़ पैदा ना करें। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।